चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 42 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे बनाएंगे? जब क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया रहे और दो से ज़्यादा वेरिएबल दिया रहे तब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 दिया हुआ है और एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 42 है। दो इक्वेशन दिया हुआ है, तीन वेरिएबल है, एक्स वाई, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड है। तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग कर देना है, किसी एक को जीरो कर देना है। तो देख लीजिए, हम जेड बराबर जीरो मान लिए। क्या मान लिए? जेड बराबर जीरो। यहाँ जीरो मानने से क्या हो जाएगा? जब ये यहाँ पे जीरो करेंगे, ये जीरो हो गया, एक्स बराबर जेड बराबर जीरो रख दिए तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखिए, जेड बराबर यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जेड में यहाँ एक्स जेड बराबर क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे, एक्स गुना जीरो जीरो हो गया। यहाँ पर भी जेड बराबर जीरो रखेंगे तो वाई गुना जीरो जीरो हो जाएगा। तो बच जाएगा, बच क्या जाएगा? बचेगा आपको एक्स वाई बराबर 42। ठीक है, अब यहाँ एक देख लीजिए, अब यहाँ देखिए, मान निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड का मान हम जीरो रखते हैं तो जेड का मान जीरो रखने पर जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। तो हो गया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। अब क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 हो गया, एक्स वाई 42 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला? तो देख लीजिए यहाँ पे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यही फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका मान तो निकालना ही है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 11, 11 का स्क्वायर होगा 121। इसका मान निकालना, इसको उसे छोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 गुने एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और लिखिए, ये हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 84 हो जाएगा। यहाँ गौर से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 121 में से 84 को घटाइएगा, कितना आएगा? 37 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर दो क्या है? दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए कैसे बनाएंगे। बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से कितना गुना है? 3 गुना है। मान लेंगे छोटे व्यक्ति की आयु 1 है तो इसका बड़े व्यक्ति की आयु कितना है? ये 3 गुना है तो 3:1 हो जाएगा। ये कब है? 5 वर्ष पहले का है, कहानी है ये। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति का आयु छोटे व्यक्ति की आयु से कितना गुना है? ये छोटे व्यक्ति की आयु 1 है, इसका 3 गुना है। बड़े व्यक्ति का आयु कितना है? 3 गुना है। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले की कहानी है। बात समझ में आया? आज दोनों व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। यहाँ आयु का अंतर कितना है? 3 में से 2 गया, कितना हो गया?
3 में से 2 करें, 3 में से 1 गया कितना हो गया, 2 हो गया। आयु का अंतर यहाँ कितना है, 3 में से 1 गया 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। 2 का मान 30 दिया हुआ, तो 1 का मान कितना होगा, 15 हो जाएगा। 1 का मान जब ये 15 होगा तो ये हो जाएगा 15 का 15, 15 तिया 45। छोटे व्यक्ति का पूछ रहा है, तो 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति का आयु कितना था, 15 था। वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले है तो इसमें 5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा, 20। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा एक न्यून कोण है। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को कॉट थीटा में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पढ़े होंगे आप लोग, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हटेगा, इस पर रूट आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कॉसेक थीटा का मान यहाँ पर रख देना है, आंसर आ जाएगा। साइन थीटा को कॉट थीटा में बदलें, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाता है। बात समझेंगे, समझिए। अब यहाँ देखिए इसको कॉट थीटा में चेंज करना है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना निकाले, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 सही रहने देंगे, रूट अंडर कॉस थीटा का मान कितना है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए साइन को कॉट के थीटा के पदों में व्यक्त कर दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन थीटा का कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कर कीजिए जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। तो देखिए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब साइन थीटा का कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। अब यहाँ देख लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देख कुछ नहीं करना है, 1 बटा कॉसेक थीटा का मान कितना निकाले हैं, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के पदों में व्यक्त हो गई है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है एवरेज औसत दूरी का क्वेश्चन है, औसत चाल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे क्या करना चाह रहा है, मान लीजिए यहाँ आप खड़ा यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से फिर रिटर्न वापस आ गए। क्वेश्चन बोला दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव का औसत चाल कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर है। तो निकालना क्या है, लौटते समय उसकी चाल ज्ञात करना, औसत चाल या चाल ज्ञात करना। तो देखिए फॉर्मूला होता है औसत चाल की या एवरेज स्पीड की, एवरेज चाल निकालने का क्या होता है, 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ का औसत चाल दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल का मान दिया हुआ है यहाँ कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। एक तरफ का जाने का चाल दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी तरफ का निकालने का कर रहा है 2s1, ये
एक तरफ का चाल कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, किलोमीटर दिया हुआ है। एक तरफ का चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर, और दूसरे तरफ का निकालना है तो S2 को से छोड़ देंगे। S1 इन प्लस S2 होता है तो S1 का मान तो पता है, एक तरफ का चाल कितना है तो 20, और प्लस S2 का मान नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ लिख लेंगे, कोई काम नहीं है, किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो कटेगा काट दीजिए। 5 की टेबल से 5 दिया 15, 5 का 20। अब तो कटेगा नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इसे गुना करेंगे, क्या होगा 20 दिया 60 प्लस S2। अब इधर देखिए, इधर कीजिएगा तो कितना होगा 4 दूनी 8, कितना होगा 4 दूनी 8 S2 हो जाएगा। बात समझे, इसमें 3 से भी गुना होगा, यहाँ एक मिस्टेक हो गया। 20 दिया 60 और 3 गुने S, तो यहाँ हो जाएगा 3S2 हो जाएगा। 3S2 में से 8S2 घटेगा तो कितना होगा 5S2 हो जाएगा। 5S2 बराबर कितना हो गया 60 हो गया, तो 12 पंचे 60, तो S2 का मान कितना हो गया 12 हो गया। यही लौटे समय उसकी चाल हो जाएगा, दूसरा चाल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है, वर्क और टाइम का अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को। P जो है अकेले 9 दिन में करता है कोई काम को, Q जो है ये 12 दिन में करता है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना होगा एलसीएम 36 हो जाएगा। ये क्या है टोटल वर्क है, 9 दिन में 36 वर्क करता है, कितने की क्षमता से करेगा 4 की क्षमता से करेगा, ये 3 की क्षमता से करेगा। एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 4 की क्षमता से करता है, ये क्यों कितने कर सकता है 3 की क्षमता से करता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, काम शुरू करेगा कौन कर रहा है शुरू, क्यू कर रहा है, पेयर में बना करेगा, हमेशा करेगा, किस में करेगा जोड़ा में करेगा, पेयर में करेगा। कैसे करेगा, क्यू के साथ कौन करेगा पी करेगा, क्यू के साथ कौन करेगा पी करेगा, क्यू के साथ पी करेगा तो क्यू की क्षमता कितना करने का 3 प्लस पी के कितना है 4, कितना दिन काम किया, एक दिन ये काम किया एक दिन ये काम किया, 2 दिन में, 2 दिन में वो 7 के क्षमता से 2 दिन में काम किया। इतना बात समझ में आ गया होगा। लेकिन काम करवाना कितना है 36 काम करवाना है, तो इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। नज़दीक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पंचे 35, तो यहाँ 7 पंचे 35 काम हो गया, कितने दिन में हो गया 10 दिन में हो गया। बात समझे, आप देखिए काम कितना हो गया 35 हो गया, बच कितना गया 1 यूनिट काम बच गया। 1 यूनिट काम बच गया तो कौन करेगा, जो शुरू करता है वही काम को क्या करेगा ख़त्म भी करेगा। शुरू कौन किया था, क्यों किया था, क्यों का क्षमता कितना है करने का 3 है, कितने दिन में तो 10 दिन तक काम कर लिया। यही इसका आंसर हो जाएगा 10 पूर्णा 1/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देगा यहाँ पे, देखिए पी जो है किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और क्यू 12 दिन में कर सकता है। क्या किए, दोनों का एलसीएम ले लिए, टोटल वर्क कितना हो गया, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क हो गया आपको 36, 9 दिन में 36 काम करता है, पी कितने क्षमता से करेगा 4 क्षमता से करेगा, क्यू 12 दिन में 36 काम करता है 3 क्षमता से करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्यू से यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, एक एक दिन छोड़ के मीन्स अल्टरनेटिव काम करते हैं। काम स्टार्ट कौन करता है, क्यू कर रहा है, तो पहले कौन करेगा क्यू करेगा, उसके साथ कौन करेगा पी करेगा, पेयर में करेगा, हमेशा काम करेगा किस में पेयर में करेगा, जोड़ा में करेगा।
क्यू के साथ कौन कर रहा है, पी कर रहा है। तो क्यू की क्षमता कितना करने का, 3 है। और साथ में पी का क्षमता कितना है, 4 है। दोनों मिलके 3 और 4 कितना हो गया, 7 क्षमता से हो गया। कितने दिन में करेगा, ये क्यू 1 दिन कर रहा है, पी 1 दिन कर रहा है, 2 दिन में 7 की क्षमता से 2 दिन काम किया। वो काम करवाना कितना है, 36 काम करवाना। इसके नज़दीक पहुंचने का कोशिश करेंगे। नज़दीक कैसे पहुंचेंगे, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 से कर दीजिए। 7 पंचे 35, 5 दूनी 10। तो 10 दिन में कितना काम हो गया, काम हो गया 35 काम हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, 10 दिन में कितना काम हो गया, 35 काम हो गया। इतना बात समझे। अब 35 काम हो गया तो कितना काम बच गया, काम बच गया आपको 1 यूनिट बच गया। 1 यूनिट काम बच गया। अब करेगा कौन, जो शुरू करता है वही इस काम को ख़त्म भी करेगा। शुरू कौन किया था, क्यू किया था। ख़त्म भी कौन करेगा, क्यू करेगा। इसका क्षमता कितना करने का है, 3 है। तो ये शेष काम को कौन करेगा, क्यू करेगा। देख बेटा 3 हो गया। अब कितने दिन तक ये काम चला, 10 दिन तक। 10 पूर्णांक बेटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि समीकरण a² प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। देखिए मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसमें b क्या है, तो यहाँ देखिए b इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस 4, a कितना है, a इसके पीछे x के पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है बताइए, एक्स पे जो संख्या होता है वही ए होता है। तो ए का मान ए ही है, तो ए यहाँ हो गया। सी कितना हो गया, यहाँ पे सी है, यहाँ बी हो गया, तो बी इक्वल टू 0। ये 4 ए बी इधर जाएगा, बराबर के इक्वल इस साइड जाएगा, कितना होगा 4 ए बी हो जाएगा। ए बी का मान निकालेंगे, ए बी बराबर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि ए बी सी डी चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए चित्र दिया हुआ है, ए बी सी डी के दिए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा ओ ए x+3 है। ओ ए का मान कितना दिया हुआ है, x+3। और ओ बी कौन सा है, y+2 है। और ओ सी का मान कितना है, 2x + y है। ठीक है, और ओ डी कितना है, 3y है। देख लीजिए प्रॉपर्टी होता है, पढ़े होंगे आपको समांतर चतुर्भुज में। जब भी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण दो विकर्ण किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो ये दोनों विकर्ण समद्विभाजित हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। तो 3y इक्वल टू, देख लीजिए कि 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+2 हो जाएगा। तो 3y में से 3y में से 1y जाएगा तो कितना होगा, 2y हो जाएगा, बराबर 2, 2 1 2। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से ये इसके बराबर हो जाएगा, x+3 इक्वल टू 2x + y, x+3। इसमें देख लीजिए यहाँ पे 2x में से 1x जाएगा तो कितना होगा, सीधा x बचेगा, x+3 बराबर 1। 1 कहाँ से, तो y का मान कितना निकालें, 1 निकालें। x बराबर कितना होगा, 3 में से 2 गया तो कितना होगा, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए इक्वल टू 40 डिग्री और बी इक्वल टू 70 डिग्री है तो बहिष्कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या करना चाहता है, ट्रायंगल है ए बी सी में, ये ए, ये बी, ये सी। ए का मान दिया हुआ है 40, बी का मान दिया 70
अब बहिष कोण पूछ रहा है, किसका? ए का बहिष कोण। बहिष कोण का मान कितना होता है? तो कुछ नहीं करना है, 180 में से 40 को घटा दीजिए, कितना होगा? 140 डिग्री हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बहिष कोण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन ये फिगर बनाने का भी काम नहीं था एग्जाम में, जहाँ फिगर बनाने का काम नहीं है। जब ये बोलेगा ए का 40 डिग्री और बी का 70 डिग्री है, तो बहिष कोण ए का पूछ रहा है, तो 140 में 40 का 180 में से 40 घटा दीजिए, कितना होगा? 140 हो जाएगा आंसर। 180 में 40 घटाइएगा कितना? 140 हो जाएगा आंसर। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए आपको फिगर बना दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या है? देखिए एक्स है, इसमें क्या है? रेशियो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? गोल्ड का और प्लेटिनम का दिया हुआ है। दो मिश्र धातु है, एक एक्स का है, एक वाई का है। एक्स में गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो कितना दिया है? 5:2 दिया हुआ है। वाई में कितना दिया हुआ है? 5:7 दिया हुआ है। अब बोला समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है। क्या बनाया? तीसरा मिलाया जाता है, तीसरा बनाया जाता है। तो समान मात्रा में, तो पहले ये देखिए समान मात्रा में है या नहीं। ये कितना हो गया? 5 2 7 हो गया टोटल। ये कितना हो गया? 12 हो गया। समान मात्रा में है? नहीं है। नहीं है तो समान मात्रा करना पड़ेगा इसको। 12 से गुना कर दीजिए समान करने के लिए, इसमें 7 से गुना कर दीजिए। अब देख लीजिए, इसमें 12 से करेंगे कितना होगा? 12 पंचे 60, गोल्ड हो गया 60। इसमें 7 से करेंगे कितना? 7 पंचे 35, ये गोल्ड का रेशियो हो गया। इसी तरह से इसमें 12 का कितना होगा? 12 दूनी 24 प्लस इसमें 7 7 7 49। अब दोनों जोड़ दीजिए, कितना होगा? 90 95 हो जाएगा। ये हो गया गोल्ड, ये हो गया कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। समान मात्रा में मिलाने पे गोल्ड और प्लेटिनम रेशियो कितना हो गया? 95:73 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए बी और सी कोई व्यवसाय में होता है बिजनेस शुरू करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात ज्ञात करना है। निवेश में इन्वेस्टमेंट, देखिए लाभ का अनुपात दिए बात, मान लीजिए P1 लाभ है, फिर क्या है? P2 है, फिर P3 है। लाभ का जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाभ 1 लाभ 2 P1 P2 P3 बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऐसे लिखते हैं, उन्हें टाइम T1 होता है। लाभ में हमेशा जुड़ा रहता है इन्वेस्टमेंट और टाइम जुड़ा हुआ रहता है। रेशियो ये I1 कर लीजिए, ये I2 T2। रेशियो क्या होगा? ये I3 और ये T3। फिर समझिए, लाभ में जो होता है हमेशा ऐड रहता है, क्या आता है? इन्वेस्टमेंट ऐड रहता है और टाइम ऐड रहता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टाइम रहता है, फिर इन्वेस्टमेंट और टाइम रहता है। तो P1 P2 P3 का रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ? ABC में दिया हुआ है 5:7 इसका 5:4:7 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, अभी तुरंत बताएं, प्रॉफिट में जो होता है सम्मिलित रहता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम सम्मिलित रहता है। तो यहाँ देखिए, ये प्रॉफिट का रेशियो 5:4:7 है। हमको निकालना क्या है? कि निकालना है निवेश की अगर राशि, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो ये रेशियो लाभ का दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। टाइम इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 6 महीना के लिए, 12 महीना के लिए
और 14 महीना के लिए वो साझेदारी में रहते हैं, समय दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये रेशियो था लाभ का 5:4:7 है, ठीक है। आज बताए थे लाभ में जो होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम जुड़ा रहता है। तो यहाँ देखिए टाइम जो है कितने महीना तक लगाया रहा है पैसा, 6 महीना तक। बी कितने महीना तक, 12 महीना तक। सी कितने महीना तक, 14 महीना तक। हमको निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश कितना किया है। देखिए ये लाभ है, लाभ में अभी तुरंत बताए थे इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम इसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या निकल जाएगा, निवेश। तो टाइम से भागा दे रहे हैं लाभ में, 6 से उसमें डिवाइड कर दीजिए, ये भी रेशियो में ही है, हो जाएगा, ठीक है। इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 14 से कर दीजिए। अब देखिए क्या किए, प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कर दिए तो क्या निकलेगा, इन्वेस्टमेंट निकलेगा। इन्वेस्टमेंट मीन्स जो पैसा निवेश किया गया है। अब कुछ नहीं करना है, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक स्टेप और, ये हो गया 5/3 रेशियो, ये 4/6 हो गया, ये 1/1 हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 6 होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 यहाँ रखेंगे, 6 3 2 6 हो जाएगा, तो 5 2 10 रेशियो में हो जाएगा। यहाँ 6 होगा, 6 1 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना निकल गया, आई 10:4:6, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, इसको एक बार काट लीजिए, कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब आंसर मिल जाएगा। कौन से ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। अभी तुरंत बताया था इसी पिछला क्वेश्चन में, मूल की प्रकृति निकालने के लिए क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। इसमें a क्या है, तो देखिए x² के पीछे जो है वो a है, a का मान कितना हो गया 3। b क्या होगा, तो यहाँ 6 के पीछे क्या है, x के पीछे क्या है, कॉफिशिएंट 6 है, तो ये b का मान हो गया। c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसमें रख दीजिए b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा, -4, a का मान 3, c का -5, 12 तिया 36, 36 4 तिया 12, 5 60, 60 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 96 हो जाएगा। ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 96 ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और समान होता है, याद रखिएगा इस नियम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 देखिए क्वेश्चन में, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1,250 रुपया और 5 वर्ष में 2,000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 अंकों के स्थान तक। देखिए कैसे बनाएंगे, 2 वर्ष में कोई धनराशि कितना हो जाता है, 1,250 हो जाता है, तो हो जाता है, इसका मतलब क्या, ये अमाउंट हो गया, इसमें प्रिंसिपल और साधारण ब्याज दोनों ऐड होगा, ठीक है ना, जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। 2 वर्ष में कोई धनराशि 1,250 हो जाता है, इसमें क्या क्या होगा, तो मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जुड़ा हुआ होगा। फिर बोल रहा है 5 वर्ष में कोई धनराशि कितना हो जाता है, 2,000 हो जाता है, ठीक है। देखिए 2 साल में हो गया 1,250, 5 साल में कितना हो गया 2,000 हो गया, साल में डिफरेंस कितना का है, 3 साल का है। इसमें कितना का अंतर है, 750 रुपये का है, कितना का 750 रुपये का है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 750 रुपया मिल रहा है। 1 साल में कितना मिलेगा, कुछ नहीं करना, 750 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, 250 मिलेगा। ये कितने साल में मिल रहा है, 1 साल में मिल रहा है, तो ये क्या निकल गया, ये तो ब्याज निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया,
सिंपल इंटरेस्ट निकल गया कितने 1 साल का। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 साल में कोई धनराशि कितना हो गया 1000। 2 साल में कोई धनराशि 1250 रुपया हो गया। तो अभी तुरंत बताए थे 2 साल में जो मिल रहा है 1250 रुपया, इसका मतलब इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। 1 साल कितना मिलता है ब्याज 250, तो 2 साल में कितना मिलेगा 500। तो 500 इसमें से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तब हमको क्या पता लगेगा मूलधन पता लगेगा। तो ये 0 ये 5 12 में से 5 गया 750 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना निकल गया 750 रुपया निकल गया। अब देखिए ब्याज दर निकालना है तो रेट परसेंट निकालना है। 1 साल में कितना मिलता है ब्याज 250। मूलधन कितना है 750 इंटू 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 25 सेकंड 25 25 दिया 75 100/3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना होता है 33.33% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों में, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जब 2 लियंक नहीं लिखा हुआ यहाँ तिर्यक कर लीजिए, यहाँ तिर्यक होगा गलत लिखा गया है तिर्यक। जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक नहीं है यहाँ ये लियंक नहीं है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है। दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है 3 समानांतर रेखा है देख लीजिए यहाँ 3 1 2 3 नाम रख दीजिए इसका L1 L2 L3। 2 तिर्यक रेखा एक तिर्यक रेखा ये एक ये इसके अंतःखंडों का अनुपात दिया हुआ है। ये तिर्यक रेखा इसका अंतःखंडों का अनुपात कितना 3:4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि दूसरी तिर्यक रेखा का अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा। तो कुछ नहीं होता, याद है कि कंसेप्ट में ये तिर्यक रेखा का 3:4 है, दूसरा का भी कितना होगा 3:4 ही होता है। ठीक है यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3:4 ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे कितना ही बढ़ा दें पैरेलल समानांतर रेखा फिर तिर्यक रेखा खींचेंगे तो इसका भी जो होगा तीसरा का भी जो रेशियो होगा अंतःखंड का वो भी 3:4 ही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं 3 समानांतर रेखा है ए 2 और 3 L1 L2 L3 नाम कर दिए। 2 तिर्यक रेखा है एक ये उसके अंतःखंड होगा अंतःखंड में ये जहाँ पे कट कर रहा है उसका रेशियो दिया 3:4 दिया है। दूसरी जो बोल रहा है तिर्यक रेखा उसके अंतःखंड का अनुपात कितना होगा तो ये दोनों समान होता है, ये जितने रेशियो में होगा वही उतना रेशियो में ये भी होगा। तो 3:4 में ये है तो ये भी 3:4 में होगा। अगला पूछता है तो ये आगे भी करता है समानांतर रेखा बढ़ाते हैं अगर हम फिर तिर्यक रेखा तो 3:4 में ही होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ए की आयु बी की आयु से दुगुनी है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। ए बी सी की आयु का योगफल 42 वर्ष है तो ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पहला लाइन को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, दूसरा लाइन से बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है सर हम कैसे समझेंगे तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा बराबर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है दूसरा लाइन से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 के बराबर है। यहाँ लिख लीजिए ए बी सी, मान लेंगे सी का आयु हम 3 मान लिए तो बी की आयु सी की आयु का कितना 1/3 के बराबर है। सी का आयु 3 माने तो बी का आयु का कितना बराबर है 1/3 बराबर है। फिर समझिए बी का आयु सी की आयु का 1/3 के बराबर है। अगर सी का आयु 3 मान लिए हम तो बी का आयु कितना के बराबर है 3 के बराबर है। तो 3 का 1/3 निकालिएगा, 3 का 1/3 निकालिए कितना होगा 3 × 3 1 हो जाएगा।
तो बी का आयु कितना हो गया, 1 हो गया। फिर समझिए, बी की आयु जो है सी की आयु के 1/3 के बराबर है। मान ली 3 का आयु हम बी कर सी का आयु हम 3 मान लिए, तो इसका आयु किसके बराबर है, बी का आयु के बराबर है। तो बी का आयु हो गया, सी का आयु 3 है, तो इसके कितने किसके बराबर, बी के आयु के बराबर है। तो 3 1/3 के बराबर हो गया, 3 1 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ बी का आयु कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए, आप पहला लाइन पढ़िए, ए की आयु बी की आयु से कितने हैं, दुगुनी है। तो ए की आयु बी की आयु से क्या है, दुगुनी है, तो इसका दुगुना है, इसका दुगुना 2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है बी की आयु जो है सी की आयु का 1/3 के बराबर है। तो सी का आयु हम 3 मान लिए, और बी का आयु का 1/3 है, तो 3 का 1/3 निकालेंगे कितना, 1 हो जाएगा। तो 1 किसका आयु हो गया, बी का हो गया। अब पहले लाइन पे जाएंगे, तो ए की आयु बी की आयु से क्या है, दुगुनी है। अगर एक आयु बी की आयु से क्या है, दुगुनी है, तो इसका 1 है, तो इसका कितना हो गया, ये दुगुना हो गया। अब क्वेश्चन कुछ नहीं रह गया। अब तीनों आयु का योगफल कितना दिया हुआ, 42। तो देख लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 42 दिया हुआ। तो 1 का मान कितना होगा, 42, 1 का मान 7 हो जाएगा। ए और बी के आयु का योगफल कितना होगा, ए और बी का आयु का योगफल कितना होगा, 2 1 3 हो गया। तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। इसका 21 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हमको कैसे पता लगा सर, पहला लाइन छोड़ के सेकंड लाइन से बनाना है। अब रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पे। और रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 48 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है। देखिए 48 72 और एक अन्य संख्या क्या कितना x है। इसका एलसीएम क्या लिख सकते हैं हम, 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 × 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3। कैसे सर, 48 का एलसीएम निकालिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका तो निकालना ही है। ठीक है, लेकिन एलसीएम दिया कितना है, एलसीएम दिया हुआ है आपको 576। 576 क्या लिख सकते हैं, 24 × 24। 24 × 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 × 3। फिर 2 का पावर 3 × 3 कितना हो गया, 2 का पावर 3 6 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 का पावर कितना है, ये 24 नहीं, 2 का पावर 4 है। ठीक है, 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 6 है, यहाँ 2 का पावर 4 है। तो हम एलसीएम में क्या लेते, कॉमन लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर तो 2 का पावर 6 होना ही चाहिए, होगा कि नहीं होगा। और फिर यहाँ देखिए 3 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ का 3 का पावर 1 है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ कॉमन में क्या आएगा, 3 है। हाँ, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ 3 का पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी को सीधा लिख देंगे, 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 होता है 192 हो जाता है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4 = 0 के मूलों का योग 9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा क्या होता है, a होता है। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा का बराबर -b कौन सा है, इसमें x का मान कितना हो जाएगा, b कितना होगा, b का मान b ही दिया हुआ है, तो -b, a का मान कितना हो जाएगा, x² पीछे क्या है 5 है, कोफिशिएंट तो 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान योग कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, -b बट्टा 5, 9 5 45, तो b बराबर कितना होगा, -45। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में
100 रुपये का वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए एक दुकानदार है 14% के किस पे, हानि पे बेचता है, और फिर इसको 6% के प्रॉफिट पे बेचता है। कुछ नहीं, पहले कितना 14% के हानि पे बेचता है, फिर इसको कितना 6% के लाभ बेचता है। इस दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 14% और 6% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यही 20% का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो 100% का मान निकालना है। इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 100% हो जाएगा। इसमें 5 से गुना करें तो 500। 100% का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए कि दुकानदार है 14% की हानि पर इसको लॉस पर बेचता है, फिर इसी वस्तु को 6% के लाभ पर बेचता है। क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा, 14% प्लस माइनस माइनस 6% कितना होगा, प्लस का 20% हो जाएगा। 20% का मान क्वेश्चन में दिया 100, 100% का मान 20 गुना है, ये 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 500। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 18 देखिए, नीचे दी गई आकृति एल एम के समानांतर है, तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 60 दिया हुआ है, अपोजिट एंगल से ये भी 60 हो जाएगा। ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा 120। अब यहाँ देखिए ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 105 है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, मान रख दीजिए 2x गुने एस का मान कितना हो गया, 75, प्लस वाई का मान कितना है, 120। 75 दूना 150 प्लस 120 कितना हो गया, 150, 250, 270। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 19 देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है, 5,000 से कितना कम है, 2,000 कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 5,000 से 2,000 छूट देता है, तो कितना छूट दिया, 3,000 का दिया। एक पर 10% का छूट देता है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। 10 के समान 9 में दिया, तो 9/10 हो गया ये। 5% का मतलब होता है 5/100, 5 × 5 20 × 5 100। 19 का समान 20 का समान 1 रुपया कम करके दिया, कितना दिया, 19/20 में दिया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए ये 15 दूनी 30 कट गया। अब कुछ नहीं करना, गुना कीजिए, 9 9 81। 81 में क्या आता है, 1 आता है, 1 गुने 5 कीजिएगा कितना होगा, 5 होगा। जिसके लास्ट डिजिट में यूनिट डिजिट में 5 होगा वही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, देखिए यूनिट डिजिट यहाँ आगे 5 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, 10 सहअवाच्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का मानव समार्थक कितना होता है। तो याद रखिए कभी भी सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर का समुच्चय का मानव समावर्तक हमेशा कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।